हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस, इंडियन पॉलिटी की क्लासेस और इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। उसी के चलते मैंने आपको इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास अपलोड कर दी थी, जो कि जिसमें हमने राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। और आज बचे हुए 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी टोटल 50 क्वेश्चन के माध्यम से आज हमारे टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में उसका लिंक पिन कर दूंगा, तो आप उधर से उसको देख सकते हो। और उस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों वीडियो देखने के बाद ही आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके साथ ही आज मैंने कंप्यूटर की क्लासेस भी अपलोड कर दी है, आप चैनल पर जाके उसको भी देख लेना। और चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको कंप्यूटर की क्लास भी मिल जाएगी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जीके वगैरह की भी क्लासेस मिल जाएगी। और धीरे धीरे मैं सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने 26 नंबर के क्वेश्चन से। अपन ने 25 तक यानी यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, और इसके बाद देखते हैं अपने 26 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने आरएसएसबी की न्यू पैटर्न जो चल रहा है, जो बड़े बड़े कथन दिए जाते हैं, उनमें सही कथन का चयन करने को बोलता है, गलत कथन का चयन करने को बोलता है, मिलान करने वाले क्वेश्चन देता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे क्वेश्चन वीडियोज में इंक्लूड किए, तो आप उनको देखोगे तो अब आपको पता चलेगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं अपना 26 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है अपना कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यानी डीपीएसपी का जो क्रियान्वयन है वो किस पर निर्भर करता है, पूछ रहा है अपन से। तो पहले ऑप्शन की बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, जी नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर, नहीं। सशक्त विपक्ष पर, नहीं। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, हाँ। तो यानी जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं इनका क्रियान्वयन। और मैं बता दूं, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है। और कहाँ से कहाँ तक है, यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। और डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी को हमने आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से लिया है। और ये चीज़ मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में नहीं देखी हो तो वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। यानी जो मूल अधिकार है, जो अपने मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है। और ये 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकार है ना। और जब अगर अपन बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व बंदकारी है, जबकि मूल अधिकार नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य है, जबकि मूल अधिकार नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। मूल अधिकार वाद्य हो गए, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपने मूल अधिकार है ना, यानी फंडामेंटल राइट, उस राइट है, ये वाद्य योग्य है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 आपको ये इजाजत देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है, आप इनको लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि मूल अधिकार वाद्य योग्य है, जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है ना। कौन सा कथन सही है पूछा है अपन से। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं भाई, अंतर तो है। अभी हम देख के आए कि भाई जो मौलिक अधिकार है वो वाद्य योग्य है, न्यायालय में वाद्य योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। तो ये कैसे है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे के पूरक है ना। तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये वे दोनों वाद्य योग्य नहीं, दोनों वाद्य योग्य नहीं है। अपने जो मौलिक अधिकार है वो वाद्य योग्य है न्यायालय में, और नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वे एक दूसरे के पूरक है, यानी वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। ऑप्शन आप देख सकते हो, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में यानी डीपीएसपी में, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, ऑप्शन सी है संविधान की 7वीं अनुसूची में, और ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो भाई अगर अपन बात करें कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्शित है, तो वो अपने किस में हो जाएंगे, डीपीएसपी में हो जाएंगे, ठीक है। वैसे कल्याणकारी राज्य की बात इसमें भी की गई है, किसमें, प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। लेकिन यहाँ अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ अपना ऑप्शन नंबर
वन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तत्वों का उद्देश्य ये है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना, और साथ ही ये कहता है कि इन सिद्धांतों का पालन करते हुए जो अपनी सरकार है वो इस तरह की नीति और पॉलिसी बनाए जो नागरिकों यानी अपने जीवन को बेहतर बना सके, ठीक है, बेहतर और सुखद बना सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपना, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ भाई, नीति निर्देशक को क्रियान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, जैसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इनका हनन हो सकता है। समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ केस में इनका हनन हो सकता है। तो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ केस में, यानी कुछ का हनन हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यानी इंटरनेशनल पीस की बात की गई है। इंटरनेशनल पीस की बात किस में की गई है? इंटरनेशनल पीस की बात आर्टिकल 51 में की गई है, यानी 36 से लेकर 51 तक है ना डीपीएसपी में आर्टिकल्स। तो सबसे लास्ट वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51, वो बोलता है कि इंटरनेशनल पीस रहने चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए। तो ये किसका पार्ट है भाई? ये पार्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। ये पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, देख लेना वो वीडियो को। उसके बाद बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, किसमें बोला गया है? मौलिक अधिकारों में? बिल्कुल नहीं। मौलिक कर्तव्यों में? बिल्कुल नहीं। आर्थिक अधिकार है? नहीं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, है ना। मतलब क्या है? मतलब ये मान लो किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को 600 रुपये दिए जाते हैं, यानी किसी आदमी को 600 रुपये दिए जाते हैं, तो वही काम करने के लिए औरत को भी 600 रुपये दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आदमी को 600 रुपये दे दिए तो औरत को 500 रुपये दे देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। समान कार्य है और समान, दोनों एक तरह से समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। यानी आदमी को 600 रुपये मिल रहे कोई कार्य करने के लिए, तो वही कार्य करने के लिए औरत यानी फीमेल को भी 600 रुपये मिलेंगे। तो ये वाली बात किसमें की गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ गए होंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्कीय का प्रावधान है? यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किसमें है? मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 50 बोलता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किसका पार्ट है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो भाई इसका मुख्य कारण क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, और सरकार को विकास में अवसर प्रदान करने के लिए। तो भाई जो अपना नीति निर्देशक तत्व है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए, स्थापित करने के लिए इसको मूल संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन देख सकते हो, संविधान की प्रस्तावना में, सेकंड ऑप्शन है संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, अच्छा 2 बार आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो भाई ये लोक कल्याण की संकल्पना किस में दी गई है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में दी गई है ना, जो कि संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और किससे लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इनको याद रखना। और कहां से लिए गए डीपीएसपी? तो ये तो बहुत बार, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आयरलैंड से लिए गए। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो आरएसएसबी का पैटर्न चल रहा है ना, उसमें आपको ये कथन वाले क्वेश्चन भी दे सकता है कि ये आयरलैंड से लिए गए, तो उधर आपको दे देगा ये अमेरिका से लिए गए, ऐसे करके क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत जो है अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी प्रदान करते हैं और राज्य की प्रस्तावना भी करती है, ठीक है। ये करती है प्रत्यक्ष रूप से, ये करती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर अपन मौलिक अधिकार की बात करें तो वो अप्रत्यक्ष रूप से करती है, ठीक है। तो यानी ये तीनों ही करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे उपयुक्त आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे कि नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी प्रदान करते हैं, मौलिक अधिकार भी प्रदान करते हैं और प्रस्तावना भी प्रदान करते हैं। लेकिन
जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं आर्थिक न्याय, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अगर ऑप्शन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ये तो बिल्कुल डीपीएसपी का पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 51 बोलता है कि इंटरनेशनल पीस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो डीपीएसपी का पार्ट है। उसके बाद है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। हाँ, जब मूल संविधान बना था, डीपीएसपी को जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 45 तब से ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, उसके आर्टिकल 21 जोड़ा जाता है, 21A। इसमें बोला जाता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 45 में क्या कर दिया जाता है कि जो भी 6 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि आंगनवाड़ी वगैरह उनमें, है ना। तो इसमें तो ये भी किसका पार्ट है? ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। उसके बाद अपन बात करें ऑप्शन टी की गोवध निषेध, तो ये भी बिल्कुल डीपीएसपी का पार्ट है कि जितने भी दुधारू पशु है, जैसे कि गाय हो गया, बछड़ा हो गया और अन्य भैंस बकरी हो गया, तो उनको उनका वध नहीं करोगे आप। ठीक है, उनके वध पे निषेध है। तो ये चीज भी किसमें बोलेगी? डीपीएसपी में बोलेगी, यानी ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें, निजी संपत्ति की समाप्ति, ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये इसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक करके आगे नहीं बढ़ता हूं, मैं उसको पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, अपन से तत्व नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। उसके बाद है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना। उसके बाद एक कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का। और उसके बाद एक कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो ये तो मैं तो बता ही चुका हूँ, आर्टिकल 50 ही बोलता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो ये तो बिल्कुल डीपीएसपी का पार्ट है। उसके बाद कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ाना, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? यानी ऐसा कुछ जो डीपीएसपी में शामिल हो लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं हो। तो पहला ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 17 बोलता है छुआछूत नहीं करनी आपको। और ये किसका पार्ट है? तो ये है अपने मूल अधिकार का पार्ट है, यानी ये अपना फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो ये तो इसमें शामिल नहीं है ना। ये तो मूल अधिकार का पार्ट है, ये डीपीएसपी में शामिल नहीं है। उसका बाद है आने जाने की स्वतंत्रता, तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है, यानी मूल अधिकार का पार्ट है। उसके बाद अगर अपन बात करें धर्म की स्वतंत्रता, तो ये भी फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का पार्ट है। लेकिन अपन बात करें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, तो ये पार्ट है अपने डीपीएसपी का। ये बात जो है डीपीएसपी में की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जबकि ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। ठीक है, अपन से पूछा है समाजवादी किसे माना जाता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो ये तो ग्राम पंचायतों की स्थापना हो गया। और ये आपके गोवध पे प्रतिबंध हो गया, तो ये तो आ जाएगी आपके गांधीवादी सिद्धांत के अंदर आए। या ये दोनों चीजें आपके गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगी, तो ये समाजवादी इनको नहीं माना गया है। उसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, तो ये तो लिबरल इंटेलेक्चुअल में शामिल हो जाएगा, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद अगर अपन बात करें आय की असमानता को कम से कम करना, तो ये बिल्कुल इसमें समाजवादी वाले सिद्धांत में इंक्लूड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन से है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? अब देखो, इधर पूछ लिया गांधीवादी सिद्धांत, और ऊपर अपन से पूछा था समाजवादी सिद्धांत में कौन सा शामिल है। तो इधर अपन से पूछा है गांधीवादी सिद्धांत में तो कौन सा शामिल है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण। उसके बाद ऑप्शन बी है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ऑप्शन सी है पुरुष एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य। और ऑप्शन डी है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो अगर अपन बात करें गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। और ये आर्टिकल 40 करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल पंचायतों का गठन किया जाता है और ये आपके गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप चीज को समझ गए होंगे और क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? भाई जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनका उद्देश्य ही राज्य को उनका उद्देश्य ही भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना है। तो ये किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये एक राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे पहला राज्य जहां समान नागरिकता लागू की गई थी वो अपना गोवा था। ठीक है, समान नागरिकता के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आर्टिकल 44 बोलता है समान नागरिक संहिता के बारे में, और इसको हम इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। ये बहुत बार इंग्लिश में भी आ जाता है, इसलिए याद रखना, इंग्लिश में इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। और ये आर्टिकल 44 में इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, और ये आर्टिकल 44 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अपना आर्टिकल 44 कहता है कि सभी धर्म के लोगों के लिए समान कानून हो, और ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो ये गोवा में किया गया था। ध्यान रखना, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाएगा। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, और देश का पहला राज्य गोवा है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये पहले का पीवाईक्यू है, तो तब इसका ऑप्शन 14 वर्ष था। लेकिन आपको पता होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें पहले 6 से 14 साल तक का प्रावधान था ना, उसको अब बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष कर दिया गया है। तो अब इसका आंसर जो है वो 18 वर्ष होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पहले इसका आंसर 14 वर्ष था, लेकिन अब जब जैसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अभी भी अपन इसको क्या मानेंगे? 18 वर्ष ही मानेंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यानी जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से किस प्रकार भिन्न है? तो पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्य के लिए। उसके बाद पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। बिल्कुल सही बात है, ये अपन ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब मूल अधिकार है उनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। और इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी भारतीय संविधान का आत्मा और दिल कहा जाता है। और आर्टिकल 32 को ये संज्ञा किसने दी है? तो आर्टिकल 32 को ये संज्ञा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर यानी B.R. अम्बेडकर साहब ने ये इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? यानी जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, वो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपैक्टफुल है। ये कौन से संविधान संशोधन के बाद हुआ है? तो ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 में जो हुआ था उसके तहत इसको वरीयता प्रदान की गई है। यानी जो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से अधिक वरीयता प्रदान की गई है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बहुत बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? तो यानी भारत को कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल 38 में ये बोला गया है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना है, यानी आर्टिकल 38 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जबकि अगर अपन 49 आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 49, तो आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो भी आपकी राष्ट्रीय स्मारक है उनको आपको बचाव करना है, उनका आपको संरक्षण करना है। जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये जितने भी इमारतें हैं ना, इनका आपको बचाव करना है, किसी प्रकार की इनको क्षति नहीं पहुंचानी है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 51 की बात करें, तो आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, मैं आपको बता चुका हूँ, और ये पार्ट ऑफ डीपीएसपी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता 39 यानी 39A में दी गई है। ठीक है, और 40 की बात करें, 40 बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बोला गया है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, और आर्टिकल 44 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आपको बता दिए। जो मैं जिन पे स्टार लगा रहा हूँ उनको तो आपको बहुत अच्छे से याद करने, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। और ये किसका पार्ट है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ये भी अपन ऊपर बात कर चुके हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि है अपना 48A है, 48A है, 48 ये बोलता है। और 48 को जोड़ा कब गया है? तो इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। और 48A ये बोलता है कि सरकार को वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है, यानी उनका संरक्षण करना, उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और ये याद रखना। उसके बाद 51 तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत तो आप और आर्टिकल 32 तो मैंने बता दिया, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जानने का अधिकार है, ठीक है। तो सारे आर्टिकल अपन ने डिस्कस कर लिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन अपना, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, अभी वापस बता देता हूँ। आर्टिकल 40 जो है अपना ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है और गांधीवादी अवधारणा के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 44 में ये बात की गई है कि एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है, नहीं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। और ये जारी करने वाला देश का पहला राज्य अपना गोवा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 45 की बात करें, अब वर्तमान में 6 साल तक के आयु के बच्चे जो इतने भी है उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है। और 48 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके तहत सरकार जो है वो वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगी, यानी उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन और इसी के साथ अपने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये अपना पॉलिटी का एक टॉपिक जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लासेस के लिए मैं धीरे धीरे सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा। तो अपना अपना इस तरीके से इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं राजस्थान जीके की भी क्लासेस अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।